हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम समझेंगे किसी भी प्रॉपर्टी का यदि कोई पट्टा किया जाता है, लीज पे किया जाता है, तो उस लीज को यानी कि पट्टे को कैसे समाप्त किया जा सकता है और वो कैसे समाप्त हो जाएगा। तो उन्हीं पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 111 है जो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ लीज यानी कि पट्टे का पर्यावसान। तो इन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि ए बी सी, इसमें से टोटल 8 पॉइंट हैं। इनमें ही प्रॉपर्टी के जो लीज है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी का टर्मिनेशन किस प्रकार से होगा, उन पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन हमारा 111 पट्टे का पर्यावसान, इसकी हेडिंग कहती है कि स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान हो जाता है इन निम्न कंडीशनों में। ठीक है, तो इनको डीपली पढ़ने से पहले हम इसको शॉर्ट्स पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो भी आपका पट्टा है वो समय बीत जाने पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जिस ड्यूरेशन के लिए लिया था, अपना पट्टा 1 साल के लिए लिया था, तो 1 साल जैसे ही बीत जाएगा तो उस समय आपका पट्टा खत्म हो जाएगा। सेकंड कहता है कि निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, यानी कि पट्टा करते टाइम आपने कोई शर्त रखी थी कि ऐसी घटना हो जाएगी तो हमारा पट्टा खत्म हो जाएगा। यदि बाई चांस तुम मर गए या कोई और मर गया तो उसके मरने पर भी लीज़ खत्म हो जाएगी। तो ऐसी यदि शर्त रखी गई थी तो उस कंडीशन पर भी लीज़ समाप्त हो जाएगी, यानी कि पट्टा समाप्त हो जाएगा। थर्ड कहता है पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति पर, यानी कि जो पट्टा कर रहा है पट्टाकर्ता, उसके जो अधिकार प्रॉपर्टी में है वो अधिकार ही समाप्त हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर्टी का जो पट्टा है वो समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फोर्थ है कि बिलियंस यानी कि मर्जर से, यानी कि जो पट्टा करने वाला है, जिस व्यक्ति को पट्टा किया गया है, यानी कि पट्टेदार। ठीक है, तो यहाँ पे पट्टेदार यदि उस प्रॉपर्टी को ही खरीद लेता है, यानी कि उसके अधिकार मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उसको पट्टेकर्ता के अधिकार मिल जाएंगे, तो यहाँ पे वो मर्जर के कारण जो लीज़ है वो टर्मिनेट हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। 5 कहता है कि अव्यक्त समर्पण से, यानी कि एक्सप्रेस सरेंडर, यानी कि सामने वाला जो पट्टेदार है वो खुद ही बोल देता है कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ ये पट्टा। तो इस प्रकार से भी पट्टे को टर्मिनेट किया जा सकता है। और 6 पॉइंट है कि विवेचित समर्पण, यानी कि इम्प्लाइड सरेंडर से उनकी परिस्थितियाँ, यानी कि उसके आचरण से ऐसा लगता है कि भाई बंदा पट्टा छोड़ चुका है और जो पट्टे करता है उसने पोजीशन वापस ले लिया है। तो इस कंडीशन को देख के, परिस्थितियों को देख के ये लगाया जाता है कि भाई हाँ उसने पट्टा छोड़ दिया है। तो ये होता है विवेचित इम्प्लाइड सरेंडर। ठीक है, 7वां पॉइंट है कि जब्ती। और जब्ती यानी कि वो खुद जो पट्टा करता है वो प्रॉपर्टी ले लेता है किसी शर्त वगैरह के भंग होने पर। तो उसका कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। 8 है पट्टा छोड़ने की सूचना देकर, यानी कि आपस में दो कोई भी पट्टा करता है या पट्टेदार सामने वाले को नोटिस देकर बता सकता है कि भाई छोड़ दो, या तुम छोड़ दो या हम छोड़ रहे हैं। ऐसा करके भी पट्टे को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये 8 पॉइंट हैं, इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट्स पे। ठीक है, ये तो वही है जो एक्ट में दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा इजी समझा देता हूँ भाई, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा और अपने नोट बना लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा है पट्टे का पर्यावसान की चेसल संपत्ति का पट्टा निम्न तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, निम्न कौन से तरीके हैं वो हम 8 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इन 8 तरीके से किसी भी पट्टे का टर्मिनेशन हो जाता है। सबसे पहला कह रहा है कि समय की समाप्ति से, जब लीज़ की समय अवधि समाप्त हो जाती है, 1 साल के लिए लिया था तो 1 साल जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आपका पट्टा टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाएगा। बी कहता है निर्दिष्ट घटना के घटने से, यानी कि जब लीज़ की अवधि किसी शर्त के पूरा होने पर निर्भर करती है, यानी कि कोई बाई चांस कोई मर जाएगा, ऐसी कंडीशन पूरी हो जाएगी, या फिर बरसात जैसे ही ख़त्म होगी उस समय आपका जो पट्टा है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कोई शर्त लगाई गई तो वो शर्त जैसे ही पूरी होगी तो वहाँ भी आपका जो पट्टा है टर्मिनेट हो जाएगा। सी कहता है कि पट्टाकर्ता का संपत्ति में हित, यानी कि जो यदि मकान मालिक संपत्ति में अपना हित या फिर अधिकार किसी घटना के होने पर समाप्त हो जाता है, बाई चांस किसी प्रॉपर्टी उसकी चली जाती है उसके हाथ से, तो वो प्रॉपर्टी चली जाने के कारण से जो पट्टे का टर्मिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब है डी कहता है कि जब पट्टेदार और पट्टाकर्ता यानी कि मकान मालिक का अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित हो जाता है, यानी कि मर्जर हो जाता है, तो पट्टेदार और पट्टाकर्ता मकान मालिक की पूरी संपत्ति खरीद लेता है तो इस लीज को समाप्त मान लिया जाता है। यानी कि भाई जब एक ही बंदा हो गया प्रॉपर्टी का मालिक तो भाई क्या है पट्टा मट्टा, तो वहाँ से पट्टा खत्म हो जाएगा। ई पॉइंट है जो कहता है अव्यक्त एक्सप्रेस सरेंडर, जब पट्टेदार जिसको पट्टा दिया गया था मकान मालिक यानी कि पट्टेकर्ता को अपनी आपसी सहमति से अपनी लीज को छोड़ देता है कि भाई साहब मैं छोड़ रहा हूँ, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना, तो उस कंडीशन पे भी आप पट्टे छोड़ सकते हो। और एफ यानी कि इम्प्लाइड सरेंडर, ये क्या है, जब इसके कार्यों से साफ समझ में आता हो कि पट्टा खत्म हो गया है। अगर पट्टेदार
बिना किसी कुछ कहे मकान खाली कर देता है, या फिर पट्टाकर्ता पुनः सब कब्जा ले लेता है, या फिर यदि वर्तमान लीज की अवधि ही पट्टाकर्ता से नई लीज कर लेता है। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना कि भाई यहाँ तो ये नॉर्मली छोड़ देता है और वो वापस कब्जा ले लेता है, या फिर जो पट्टे करता है नई लीज उससे एक्सेप्ट कर लेता है पट्टाकर्ता से पट्टेदार, तो पुरानी लीज विवक्षित रूप से समाप्त मान ली जाती है और नई लीज स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी पुरानी वाली जो लीज है वो ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और जो नई लीज है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो नई लीज की गई है वो पुरानी वाली लीज ख़त्म होने से पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। और सी वाला पॉइंट है समर्पण, यानी कि जब्ती, फोरफीट, ठीक है। तो ये जब्ती किस प्रकार से होगी, वो 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं कि अगर पट्टेदार जिसको पट्टा दिया गया है ना कोई शर्त तोड़ दी है, कोई शर्त लगाई गई थी पट्टा देने से पहले कि ऐसा ऐसा करोगे तो ही तुम्हें, जैसे कि कोई खेत दिया, खेत में एक पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, एक खेत में एक पेड़ लगा था और उसने बोला था कि पेड़ में नहीं काटोगे, और बंदे ने भाई पेड़ काट दिया, तो वहाँ पर पट्टाकर्ता को संपत्ति का पुनः अधिकार मिल जाएगा और वो वहाँ से पोजीशन वापस ले लेगा अपना, ठीक है। सेकंड कहता है कि अगर पट्टेदार जिसको दिया गया है अपनी इस पट्टेदारी की हैसियत को ही त्याग देता है, यानी कि पट्टेदार जिसको दिया गया था वो अपनी पट्टेदार की हैसियत ही त्याग देता है और किसी थर्ड पर्सन को, तीसरे व्यक्ति को नाम पर संपत्ति का दावा कर देता है, यानी कि असाइन कर देता है कि तू मेरी जगह पे आ जा, तो उस कंडीशन में भी ये पट्टा फोरफीट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि पट्टेदार दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी कि कोई ऐसी क्लॉज डाला गया था लीज में, ऐसा कोई प्रावधान डाला गया था, क्लॉज डाला गया था, यदि तुम ऐसा दिवालिया होते हो तो उस कंडीशन में हमारा जो टर्म पट्टा है लीज खत्म हो जाएगी, तो उस कंडीशन पे भी ये अपना कब्जा वापस ले लेगा। कौन? पट्टाकर्ता, ठीक है। तो ये हमारा जी क्लियर हो गया। अब एच है, नोटिस के आधार पर यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को लीज समाप्त करने या फिर संपत्ति छोड़ने के दायरे से विधिवत नोटिस देता है, लीगली नोटिस दे देता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी ये टर्मिनेट पट्टा हो जाएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन एफ के लिए इलस्ट्रेशन है, यानी कि इसके लिए इम्प्लाइड सरेंडर के लिए, यदि पट्टेदार मकान मालिक से नई लीज स्वीकार कर लेता है तो जो वर्तमान लीज के दौरान प्रभावी हो जाती है, मैंने कहा था कि नहीं कि पुरानी लीज खत्म होने से पहले वो हो जानी चाहिए, तो पुरानी लीज का विधिवत अव्यर्पण इम्प्लाइड सरेंडर है, यानी कि पुरानी लीज समाप्त हो जाएगी, नॉर्मल कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन ऑफ लीज है 111, याद रखना, और ये पॉइंट थोड़े याद कर लो तो अपना पूरा रिमाइंड हो जाएगा। 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट में ही किसी भी पट्टे का टर्मिनेशन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, इसमें 3 पॉइंट हैं, 1 2 3 सातवें वाले में, ठीक है, और 8 टोटल पॉइंट हैं, इन सभी को रिवाइज कर लेना। ये थोड़ा इजी वाला है तो इसको लिख लो या फिर अपने नोट्स बना लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 112 में, तो थैंक यू।